हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेजर कमिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जिसको बनाया गया था कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर 1946 में, ताकि हमारे फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा सके। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी 22 कमिटीज ऐसी बनाई ताकि जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग जो टास्क है उनके साथ में ये कमिटीज डील करें और उनके ऊपर वर्क करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेल्प करें ताकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो काम है वो अच्छे से स्मूथली तरीके से हो सके। इन कमेटीज़ में 8 मेजर कमेटीज़ थी और कुछ माइनर कमेटीज़ थी। तो हम हर कमेटी और उसके जो हेड है उनके नाम को देखेंगे, क्योंकि ये कमेटीज़ और उनके हेड को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर कमेटीज़ के नाम हैं और यहाँ पर उनके हेड के नाम हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट को बना सके। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था। सेकंड, यूनियन पावर कमेटी, जिसके हेड है जवाहरलाल नेहरू। थर्ड, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटीज के कुछ सब कमेटीज भी थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी हरिंद्र कुमार मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलोई, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन आसाम सब कमेटी AV ठक्कर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, नेशनल फ्लैग एंड HOC कमेटी राजेंद्र प्रसाद, कमेटी फॉर द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मावलंकर, हाउस कमेटी P पट्टाभी सीतारामैया, लैंग्वेज कमेटी मोतूरी सत्यनारायणा, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी। तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजर कमेटीज़ और कुछ माइनर कमेटीज़ के नाम देखे, और ये जो कमेटीज़ हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेल्प करने के लिए। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, फ्रंट पेज पर न्यूज़ देखिए। 8 स्टेट्स के लिए नए गवर्नर्स को बनाया गया है। अब ये 8 स्टेट्स हैं जिसमें कर्नाटका के गवर्नर बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत, मिजोरम के बनाए गए हैं हरिबाबू काम्बापट्टी जो पहले आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है, BJP वेटरन आंध्र प्रदेश से थे। नेक्स्ट बनाए गए हैं गवर्नर, मिजोरम के जो गवर्नर थे उनको भेज दिया गया है गोवा के गवर्नर के रूप में। इसके अलावा गवर्नर ऑफ हरियाणा उसको अपॉइंट कर दिया गया है त्रिपुरा के गवर्नर के रूप में, और रमेश बैस जो त्रिपुरा के गवर्नर थे उनको झारखंड का गवर्नर बना दिया गया है, और बंडारू दत्तात्रेय इनको बना दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, इनको हरियाणा का गवर्नर बना दिया गया है। मंगूभाई छगन भाई पटेल को बना दिया गया मध्य प्रदेश का गवर्नर, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बना दिया गया है हिमाचल प्रदेश का गवर्नर। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है गवर्नर की पोस्ट, कि गवर्नर की पोस्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बताया गया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट 6 है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसका पार्ट है, जो हमारे गवर्नर की जो पोस्ट है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट आता है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आता है। जिस तरीके से सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, वैसे स्टेट में वाइस गवर्नर की कोई भी पोस्ट नहीं होती है। सीधा आपको ध्यान में रखना है, जो गवर्नर होता है वो 2 रोल प्ले करता है। एक तो जिस तरीके से सेंटर में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, उसी तरीके से गवर्नर जो होता है वो भी हेड ऑफ स्टेट होता है स्टेट में। दूसरा, ये जो गवर्नर है वो एक रोल प्ले करता है स्टेट और सेंटर के बीच में एक ब्रिज का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है स्टेट में, ताकि ये एज ए एजेंट वर्क करे स्टेट गवर्नमेंट में। इस तरीके से जो गवर्नर की जो पोस्ट होती है उसके ड्यूल रोल होते हैं, मतलब 2 काम इसके मेजरली होते हैं। देखो,
पहले शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें डिसाइड किया गया था कि एक पर्सन जो है वो एक स्टेट का क्या होगा, गवर्नर होगा। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा ये अब डिसाइड किया गया कि 1 पर्सन को एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। तो ये हमने गवर्नर के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे। आपको ये बताना है कि गवर्नर को ओथ कौन दिलवाता है और गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। टर्म की बात कर लेते हैं। वैसे तो गवर्नर जो है वो किसी भी स्टेट में 5 साल तक बना रह सकता है, लेकिन उसकी जो टर्म है वो फिक्स नहीं है। कभी भी उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और कभी भी वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन को लेकर के है। जून महीने में, जून 2021 में जो जीएसटी कलेक्शन है वो काफ़ी नीचे आ गया है। अगर मई के महीने से हम कंपैरिजन करें तो मई 2021 में 1.02 लाख करोड़ कलेक्शन आया था जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, और अब जून में आया है 92,849 करोड़, मतलब काफ़ी नीचे गया है। पिछले 8 महीने में अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की तो काफ़ी जो कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ से पिछले 8 महीने से कंपैरिजन करें तो 8 महीने में सबसे नीचे इस महीने जून 2021 में ही रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को लेकर के क्लियर बात बोली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है उसको बोला है कि आपको एक टाइमलाइन डिसाइड करनी होगी कि आप जो ग्रीवियंस ऑफिसर है उसको कब तक अपॉइंट करोगे, क्योंकि जो न्यू आईटी रूल्स हैं वो आपको अपने यहाँ पर लागू करने होंगे। ठीक है, 2 सप्ताह से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जा सकता। 2 सप्ताह से ज़्यादा आपको टाइम दिया जाता है कि 2 सप्ताह के अंदर आप डिसाइड करो कि आपको जो अपने फ्रेश ऑफिसर्स हैं उनको कब तक नियुक्त करना है। देखो, ट्विटर ने पहले ये बोला था कि उनके यहाँ पर जो भी ऑफिसर थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और जो नए ऑफिसर उनको अपॉइंट करने हैं उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम करो, क्योंकि जो न्यू आईटी रूल्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया उन्होंने अपने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, मंथली ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की बात जो आईटी रूल्स में की गई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क किया है और अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। मतलब 1 महीने के अंदर उनको कितनी ग्रीवियंस प्राप्त हुई और किस तरीके से उन्होंने उन ग्रीवियंस को रिड्रेस किया। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो चीफ है मिशेल बेचलेट, उन्होंने ये बोला है कि भीमा कोरेगांव केस के तहत जो 15 को अक्यूज्ड है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको रिलीज किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी देखो, स्टैन स्वामी जो एक ट्राइबल राइट्स थे उनकी डेथ हो गई कोविड के दौरान, क्योंकि वो कस्टडी में थे, वहाँ पर कोविड पॉजिटिव हुए और कोविड पॉजिटिव की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इसी को लेकर के ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो अगर हम ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इस काउंसिल को बनाया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में। इसने रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, ऑफिस ऑफ हाई कमीशन, ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है उसका ये मेन रूप से ये काम करता है एज ए सेक्रेटरीट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रूप में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें मेंबर्स जो हैं वो 47 यूनाइटेड नेशन जो हैं वो इसके मेंबर स्टेट है। मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं उनको एरिया वाइज डिवाइड किया गया है और हर एरिया से कितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे ये सब डिसाइड किया गया है। इसी के आधार पर ये जो है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के जो मेंबर हैं उनकी संख्या डिसाइड की गई है 47। ठीक है, जैसे अफ्रीकन स्टेट से 13 मेंबर्स आएंगे, एशिया पैसिफिक स्टेट से 13 सीट डिसाइड की गई हैं, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 7 सीट डिसाइड की गई हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 सीट डिसाइड की गई हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन स्टेट से 8 सीट डिसाइड की गई हैं और ये सब मिलकर के 47 जो मेंबर्स हैं उनको बनाते हैं। और जो भी मेंबर ऑफ द काउंसिल सर्व फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर 2 consecutive 2 terms। मतलब रेगुलर अगर 2 टर्म्स से कोई मेंबर है तो वो दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो
जो हमारी दिल्ली यूटी है, वहाँ के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोविड की वजह से जो भी लोग परेशान हुए, जिनकी भी डेथ हुई, उन कोविड विक्टिम्स को, जिनकी फैमिली में लव्ड वंस को उन्होंने खोया है, नियर एंड डियर वंस को खोया है, उनकी हेल्प करने के लिए वो एक स्कीम लेकर के आए जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसमें कोविड-19 अफेक्टेड जो फैमिलीज़ हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और उसके साथ में सोशल सिक्योरिटी उनको दी जाएगी। 50,000 हर डेथ के ऊपर, मतलब एक फैमिली में जो ईच डेथ के ऊपर 50,000 की हेल्प करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। इसके अलावा मंथली 2,500 रुपये जो मंथली उन फैमिलीज़ को भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ डाटा है। यहाँ पर दिखा रखा है कि हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वहाँ पर भी जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर ऐसा जेंडर गैप देखने को नहीं मिला, बल्कि जो हर एरिया की हम बात करें, नेशन फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा आए हैं जिसमें मैनी स्टेट्स की बात की गई है। वहाँ पर अगर 1000 वीमेन की बात करें तो वैक्सीनेशन जो है वो कम है कंपैरिजन टू मैन। देखो यहाँ पर इंडिया के एक डाटा दे रखे हैं कि 1000 वीमेन के ऊपर 349 जो वीमेन हैं उनको वैक्सीनेशन दी गई हैं और जुलाई 4 के डाटा हैं। और 1000 अगर मैन की बात की जाए तो वहाँ पर 390 मैन हैं जिनको वैक्सीनेशन दी गई है। ठीक है, स्टेट वाइज की अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज में जो एक ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो गैप है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट जहां पर वीमेन को ज़्यादा वैक्सीनेशन मिली है कंपैरिजन टू मैन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि आईटी रूल्स को लेकर के जो भी केसेस चल रहे हैं क्या वो एक साथ मिलकर के सुप्रीम कोर्ट उनको हैंडल नहीं कर सकता। सेंटर आस्क सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर प्लीज टू इटसेल्फ। बहुत सारे हाई कोर्ट हैं जो जहां पर पिटीशन डाली गई और वो इसके बारे में हियरिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, केरला, ये जो हाई कोर्ट है वहाँ पर पिटीशन डाली गई है न्यू आईटी रूल्स को लेकर के। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम ये हैं कि जो न्यू आईटी रूल्स बनाए गए थे, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स ऑफ 2021, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो इसको मानने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। ठीक है, सितंबर 2019 की बात है जिसमें एक पिटीशन फाइल की गई थी फेसबुक के द्वारा, जिसमें अपेक्स कोर्ट ने ये बोला था कि जो सोशल मीडिया है वहाँ पर क्राइम करने के लिए उस सोशल मीडिया का काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो मीडियम है उसने पोर्नोग्राफी का भी एक मेजर सोर्स बन करके ये उभरा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्रिमिनल्स जो हैं वो वेपन्स को, ड्रग्स को, कॉन्ट्राबैंड, ये सारी चीज़ों को एक जगह दूसरी भेजने में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हेट एंड वायलेंस जो स्पीसीज हैं उनको शेयर्ड एंड स्प्रेड किया जाता है थ्रू दीज वर्चुअल प्लेटफॉर्म। इन्हीं सभी बातों के आधार पर ये डिसाइड किया गया था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको गवर्न किया जाए, इनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाए। नेक्स्ट न्यूज देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि टेली लॉ सर्विसेज में क्या होता है, बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स वो हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास में अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं है। और कैसे हेल्प करते हैं? थ्रू टेलीफोन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो नीडी पीपल्स हैं उनको ऑफरिंग लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं और उन लोगों को फिर वॉइस मिलती है, उन लोगों को में अवेयरनेस आती है, उनको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने ये बोला है कि जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं, टेली लॉ सर्विसेज हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। ठीक है, और कुछ ही समय में गवर्नमेंट टेली लॉ स्कीम के तहत लगभग 9 लाख बेनिफिशियरीज ऐसे हैं जिनको इसमें कवर किया गया है और जिनको सुविधाएं दी गई हैं पूरे कंट्री के तहत, कॉमन सर्विस सेंटर्स के तहत। मतलब कॉमन सर्विस सेंटर को यूज़ किया गया और पूरे कंट्री में लगभग 9 लाख बेनिफिशरीज को टेली लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई है और जो लोग वॉइसलेस थे उनको वॉइस प्रोवाइड करवाई गई है और उनको एम्पावर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज
यहाँ देखिए, देखो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कोविड को लेकर के अपनी अवेयरनेस, अपनी जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको शो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, ऐसे एरियाज, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ऐसे पेशेंट हैं जिनकी मेंटली अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनकी मेंटली हेल्थ जो है वो ख़राब है, तो वहाँ पर आपने कोविड को इंश्योर करने के लिए, ऐसे सेंटर को इंश्योर करने के लिए कोई कोविड-19 में वहाँ पर टेस्ट किस तरीके से आपने करवाए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से करवाया, किस तरीके से उन लोगों को कवरेज किया, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको बतानी होंगी। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो अफगानिस्तान में जैसे ही यूएस वहाँ से बाहर निकलने की बात कर रहा है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर तालिबान अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडिया ने ये बात कोशिश की है, इंडिया बोल रहा है कि वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी सिचुएशन है हम उसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया वॉच कर रहा है कि कंधार, मजार ए शरीफ जो एरियाज़ हैं, अफ़गान की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो सिचुएशन है उसको कोशिश कर रहा है कि तालिबान जो है वो बहुत सारी प्रोविंशियल सिटीज़ को अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमने जो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम सेव कर सकें और बहुत सारे एरियाज़ को सेव कर सकें, ताकि तालिबान के अंडर अगर वो एरियाज़ आते हैं तो टेररिज्म जिसको कर्ब करने के लिए यूएस ने 20 ईयर्स तक यहाँ पर अपनी कोशिश की, वैसे तो उसको देखो हम अचीव कर ही नहीं पाए, लेकिन जिस प्रॉब्लम को थोड़ा सा भी हमने कर्ब करने की कोशिश की है वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है, यहाँ देखिए, देखो शी जिनपिंग मतलब PLA जो वहाँ की पार्टी है उसने कोशिश की है कि चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर वाला एरियाज़ है, मतलब मिलिट्री के जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उनके हेड को रिप्लेस किया गया है, नए जनरल दिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि इंडिया के साथ में जो बॉर्डर शेयर करती है उसमें किस तरीके से कुछ चेंजेज आते हैं या प्रॉब्लम और ज़्यादा गड़बड़ाती हैं। वैसे इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है कि जब तक हम अच्छे से डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, इंडिया जो है वो किसी भी बातचीत के दौर पर नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, यूएस की आर्मी के द्वारा जो अफगान का एयरबेस को छोड़ा गया वो विदाउट नोटिस छोड़ा गया है, मतलब अफगानिस्तान की जो आर्मी है उसको इसके बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं दी गई कि हम जो बगराम एयरबेस है उसको खाली कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के आप जो है अफगानिस्तान की आर्मी इस एरिया को सेव करे। तो ये एक कंसर्न है। अगर यूएस इस तरीके से हर एरिया को बिना अवेयरनेस के, बिना नोटिस के छोड़ता रहा तो तालिबान जो है वो तो पहले से तैयार है, अवेयर है कि किस एरिया को किस समय से कैप्चर करना है। तो जिस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें दोनों के बीच में जो म्यूचुअल कंसेंट है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसकी बात है। इथियोपिया जो है उसने अपना एक डैम बनाया था और इस डैम को, ये जो डैम है वो डिस्प्यूटेड डैम है, दोबारा से इसको फिलिंग करने की कोशिश कर रहा है इथियोपिया। ये जो डैम है वो नील रिवर के ऊपर बनाया गया है। नील रिवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इस एरिया में देखो ये जो नील रिवर है, नील रिवर की दो ट्रिब्यूटरी हैं, दो ट्रिब्यूटरी मिलकर के वाइट नील और ब्लू नील, यहाँ पर ये दोनों जो रिवर हैं ये मिलकर के बनाती हैं नील रिवर। और जो नील रिवर है वो मेडिटेरियन सी में अपना एरिया जाकर के डालती है। यहाँ पर देखिए ये नील रिवर है और यहाँ से आकर के ये ब्लू नील है और ये है वाइट नील, ये मिल करके यहाँ पर मेडिटेरियन सी में अपना जल को, वाटर को गिराती है। तो यहाँ पर इथियोपिया जो है वो नील रिवर के ऊपर उन्होंने रिजर्वर बनाया है, एक डैम बनाया है। इसको लेकर के प्रॉब्लम है इजिप्ट और सूडान को। उनको लगता है कि इस तरीके से इथियोपिया जो है वो मेजर वाटर को कंजर्व कर लेगा और हमारे एरिया में वाटर डिस्ट्रेस क्रिएट होगा। ये जो प्रॉब्लम है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं, इससे पहले भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और इजिप्ट और सूडान को ये लगता है कि हम डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में हैं और अगर पहले ही नील रिवर को जो प्रॉब्लम है, जो वाटर है उसको कंजर्व कर लिया गया तो यहाँ पर आते आते वाटर जो है नील रिवर में काफ़ी कम हो जाएगा और हमें वाटर डिस्ट्रेस को फेस करना पड़ेगा।
तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।